रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मस्जिद पहुंचे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो की हेडलाइन बता दूं। इस वीडियो में मैं आपको इजराइल की तरफ से भी कुछ खबरें बताऊंगा। इजराइल की तरफ से बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है। नेतन्याहू चाहता है कि ये डील ना हो, और अभी हाल ही में नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर बहुत बड़े-बड़े हमले किए। साथ ही रिपोर्ट्स कुछ ऐसे भी निकल कर आ रही है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आखिरी वक्त में हो सकता है ईरान के ऊपर नेतन्याहू एक बहुत ही बड़ा लेवल का हमला करे। साथ ही आपको बताऊंगा, दुनिया के 3 मुस्लिम देश एक मुस्लिम नेटो इजराइल के अगेंस्ट बनाने की बात कर रही है, और इजराइल के किस कदर होश उड़े हुए हैं और इजराइल किस कदर घबराए हुए हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत व्लादिमीर पुतिन से ही कर लेते हैं। दरअसल अभी हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस की एक मस्जिद में पहुंचे। वहां पर मस्जिद में जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और पूरी दुनिया में आज रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की चर्चा हो रही है। उन्होंने मस्जिद में बढ़ने से पहले बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी शर्म के अपने जूते खुद से ही उतारे और फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और कोई ऑफिशियल थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर बढ़ते ही सबसे पहले तो सलाम किया, फिर मस्जिद का इधर उधर नज़ारा देखा। फिर वे ऑफिशियल रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक किस्वा के पास ले गए। दरअसल किस्वा के बारे में आपको पता होगा, ये काबा का गिलाफ होता है। काबा का गिलाफ हर साल बदला जाता है, और पुराने गिलाफ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनको दुनिया भर के बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ के बड़े बड़े अधिकारियों को तोहफे के तौर पर दे दिया जाता है, या फिर अपने करीबी को तोहफे के तौर पर उस गिलाफ को दे दिया जाता है। इसी तरह शायद ये गिलाफ काबा यहाँ पर भी आया होगा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गिलाफ काबा दिखाया गया है। इसके बारे में कुछ बातें भी रूस के प्रेसिडेंट को बताई। साथ ही जब वहाँ के लोगों को पता चला कि पुतिन साहब हमारी मस्जिद में आए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, और कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, और सभी लोग प्रेसिडेंट पुतिन को मस्जिद में देखकर खुश हो गए। वैसे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये कोई पहला दौरा नहीं, वे इस तरह के दौरे मस्जिदों के अंदर करते रहते हैं। शायद पिछले साल या उससे पिछले साल तकरीबन 2024 में एक बार फिर वे इसी तरह मस्जिद के अंदर गए थे। उनको वहाँ के मौलाना ने एक आयत भी पढ़कर सुनाई थी। साथ ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उस वक्त कुरान शरीफ को बहुत ही अदब के साथ चूमा था, उसको अपने सीने से लगाया था। जिस तरह एक आम मुसलमान, जिस तरह एक समझदार मुसलमान कुरान शरीफ की इज्जत करता है, अदब और एहतराम करता है, ठीक उसी तरह व्लादिमीर पुतिन ने उस वक्त कुरान शरीफ को चूमा था, उसको अपने सीने से लगा लिया था। इसी तरह आज फिर कुछ इसी तरह का वीडियो है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अपने हाथ से जूते उतारकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। वैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझा दूँ। साल 1920 के दशक में जब रूस अपने आप में एक सुपर पावर था, अपने आप में एक सोवियत यूनियन रूस को कहा जाता था, तो उस वक्त रूस के अंदर बहुत सी मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, कुछ को गोदामों में तब्दील कर दिया गया था, और उलामा को कुछ को जेल में डाल दिया गया था, कुछ को कत्ल कर दिया गया था, और यहाँ तक कि कुछ को फांसी भी दे दी गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त जो वहाँ की नास्तिक सरकार थी, जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखती थी, उन्होंने वहाँ पर वक्फ की तमाम संपत्तियों को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। उस वक्त मुसलमानों पर इसी रूस के अंदर ऐसे ऐसे हालात थे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। लेकिन आज वही रूस है, उसी रूस के प्रेसिडेंट है खुद से उन्हीं मस्जिदों में, जिन मस्जिदों को साल 1920 के दशक में जिनको शहीद कर दिया गया था, जिनको अलग अलग गोदामों में तब्दील कर दिया गया था, आज उसी मस्जिद के अंदर रूस का प्रेसिडेंट बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खुद से अपने जूते उतार कर अंदर दाखिल होते हैं, कुरान शरीफ का बोसा लेते हैं और उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। सब्र रखो, आज जो हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान में हो रहा है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन हालातों को भी एक दिन बदल देंगे। वहीं अगली खबर है, इजरायली प्रवासी मामलों के मंत्री अमिचाय चिगली ने इजरायल को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की, कतर, पाकिस्तान का ये गठबंधन सीधे सीधे तौर पर इजरायल के लिए, तेल अवीव के लिए खतरा है। इजरायल ने दावा किया है कि यही तीनों देश ईरान अमेरिका के बीच जो डील हुई है, उस डील को आकार देने में बहुत ज़्यादा मदद की है, और ये डील इजरायल के हक में बिल्कुल नहीं है। इस डील में इजरायल को कुछ इस तरह निकाल कर फेंक दिया, जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। असल में चीज़ें चल क्या रही है, जिस तरह इस जंग में ईरान ने अपनी हिम्मत दिखाई, जिस तरह इस जंग में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, अब तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, अब एक हो रही है। अब ये भी शायद समझ रही है कि अगर ईरान अकेला रहकर
इसराइल और अमेरिका जैसे देश से निपट सकता है, तो अगर हम मुस्लिम कंट्री आपस में गठबंधन बना ले तो क्या हम इसराइल एंड अमेरिका का सामना नहीं कर सकते? और यही चीज़ इसराइल के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे ज़्यादा खतरे का सबब बनती जा रही है। इस जंग के दौरान इसराइल की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी ना, जिस तरह के इसराइल की तरफ से बयानात आ रहे थे, उन बयानात को देखकर ऐसा लग रहा था कि ईरान के बाद अगर किसी अगले देश का नंबर है तो वो तुर्की है। ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का था, और अगर ईरान के ऊपर इन लोगों ने किसी भी तरह कंट्रोल कर लिया, अल्लाह ना करे, इनके ऊपर वैसे भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ये डील हो गई हो, लेकिन इसराइल इस डील को तोड़ने में कामयाब शायद हो सकता है। अगर ईरान के ऊपर इन लोगों ने किसी भी तरह कब्जा कर लिया तो यकीन मानना अगला नंबर तुर्की का ही होगा, क्योंकि शायद ईरान के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ तुर्की ही सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है मिडिल ईस्ट के अंदर। वहीं अगली खबर को देख लीजिए। दरअसल आज 19 जून हो चुकी है, और जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच पेपर पर सिग्नेचर होने थे। लेकिन रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में इसराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर यकीन मानना बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं, जिसमें तकरीबन 18 लोग अब तक लेबनान के अंदर कत्ल कर दिए गए, और लेबनान के ऊपर बहुत सारे अपार्टमेंट को खंडर में तब्दील कर दिया। और बहाना क्या मारा कि हमने ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, हमने हिजबुल्लाह के 80 ठिकानों को तबाह कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि नेतन्याहू इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहा है कि ये डील कतई हो ही ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इस डील में बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल बाहर रखा गया है। इस डील में इसराइल का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं है, और इस डील में जो सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त है ना, वो यही है कि तमाम मोर्चों से युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाए। और ईरान की तरफ से ये बात पूरी तरह क्लियर कर दी गई है कि अगर नेतन्याहू लेबनान के ऊपर हमला करता है तो उसका सीधे सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार माना जाएगा। इसराइल द्वारा कहीं पर भी किया गया हमला सीधे सीधे तौर पर इस डील का उल्लंघन माना जाएगा। आज 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच सिग्नेचर होने थे, लेकिन उस सिग्नेचर को रद्द कर दिए गए। इन दोनों देशों के दरमियान अब सिग्नेचर नहीं हुए। फिलहाल स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अब भी ईरान और अमेरिका के बीच सिग्नेचर करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे देश के अंदर अब भी दोनों देशों की बातचीत के लिए तैयारियां चल रही है। उधर हिजबुल्लाह के सांसद हसन फजलल्लाह, दरअसल जब यहाँ पर सांसद का नाम आ ही गया तो मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझा दूँ। दरअसल हिजबुल्लाह का नाम लेकर अगर आपके जहन में सिर्फ ये बात आती हो कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाकू संगठन है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं, लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के कई सारे सांसद भी है। और यही वजह है कि इसराइल अपनी तमाम कोशिशें करता रहता है, लगातार आम सिविलियंस इलाकों पर हमले करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को चाह कर भी अपने देश से निकालने में नाकाम रहती है। फिलहाल हिजबुल्लाह के सांसद हसन फजलल्लाह ने कहा कि ईरान के साथ आगे की बातचीत युद्ध विराम पर निर्भर करती है, यानी कि अगर इसराइल लेबनान के ऊपर हमले जारी रखता है तो फिर बातचीत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसराइल लेबनान के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह हमले बंद कर देता है तो फिर बातचीत हो सकती है, वरना जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही है तो ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। वहीं इसराइल का एक न्यूज़पेपर है हारतेज। इस जंग के दौरान भी इस न्यूज़पेपर ने इसराइल की बहुत सारी सच्चाई दिखाई। इसराइल अपने अंदर नुकसान को बहुत ज़्यादा छिपाता था, इसराइल अपने मरने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा छिपाता था, लेकिन इसराइल का ये हारतेज अखबार इसराइल की सच्चाई दिखा देता था। इसी तरह इस हारतेज अखबार ने दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक आखिरी वॉर और बहुत बड़ा वॉर ईरान के ऊपर कर सकता है। ये बात मैं आपको पहले से लगातार कह रहा हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस डील को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसको अमेरिका से ऊपर उठकर डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानकर ईरान के ऊपर हमले करने पड़े या फिर लेबनान के ऊपर हमले करने पड़े। पिछली रिपोर्ट में अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद ना हो, इसराइल की तरफ से कहा गया था कि इसराइल के लिए अभी भी खतरा टला नहीं है। इस जंग से इसराइल का जो मकसद था, अब तक इसराइल का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सका और इसराइल के लिए कोई भी खतरा टला नहीं है। उस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया था कि इसराइल कभी न कभी अपने दुश्मनों पर हमले जरूर करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए ईरान के ऊपर हमले जरूर करेगा। और ये भी कहा गया था कि चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ आए या डोनाल्ड ट्रंप की जगह अमेरिका का कोई और दूसरा राष्ट्रपति बन जाए, वो हमारे साथ आए या फिर ना आए, हम अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बार फिर इस जंग को दोबारा कभी न कभी ज़रूर शुरू करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू की इसराइल के अंदर आलोचना हो रही है, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की बेइज्जती हो रही है, इस जंग में इसराइल एंड अमेरिका हार चुके हैं। शायद अब बेंजामिन नेतन्याहू अपनी इस आलोचना से बचने के लिए भी और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भी, और जो बेंजामिन नेतन्याहू पर सेंसरशिप, फ्रॉड, भ्रष्टाचार और कई तरह के केस चल रहे हैं, उन केस को फिर से पेंडिंग में डाल दिया जाए,
इसके लिए भी इस युद्ध को फिर से दोबारा शुरू कर सकता है। वहीं एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लेबनान की तरफ से आया। लेबनान के अंदर से जो जंग के दौरान लोग डिस्प्लेस हो चुके थे, अपने जगह को छोड़कर इधर उधर चले गए थे, लाखों लोग, हज़ारों लोग अपने घरों में फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अब से पहले की है, यानी कि अभी हाल ही में जो लेबनान के ऊपर इसराइल ने हमले किए हैं, उस हमले से पहले की ये वीडियो है। बेचारे लेबनीज आम लोग सोच रहे थे कि ये डील हो गई और अब हम अपने घर चलते हैं। पता नहीं ये लेबनीज लोग किस तरह अपने घर से डिस्प्लेस होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और किस तरह ये लोग जी रहे होंगे। अब ये डील होने के बाद शायद इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी कि चलो ठीक है, अब ये डील हो चुकी, अब इसराइल हमले नहीं करेंगे। लेकिन इस डील को तकरीबन 24 घंटे भी नहीं बीते उससे पहले इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। उधर गाज़ा की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट निकल कर आ रही है। पूरी दुनिया का ध्यान गाज़ा की तरफ है ही नहीं, लेकिन गाज़ा के अंदर इसराइल उस येलो लाइन को लगातार एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। गाज़ा के अंदर इसराइल ने अब से तकरीबन 2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि गाज़ा के ऊपर इसराइल ने 2 महीने या फिर 1 महीने पहले की वो रिपोर्ट थी, गाज़ा के ऊपर इसराइल ने 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब इसराइल उस 70% हिस्से को भी लगातार एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। उस येलो लाइन को जो हमास और इसराइल के बीच सीज़ फायर के दौरान बनाई गई थी, उस येलो लाइन को इसराइल लगातार एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। और गाज़ा के आम मासूम लोग कुछ इस तरह कट्टों में रेत भर भर कर कट्टों की शील्ड बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, ताकि इजरायली फोर्स इन कट्टों से आगे ना आ सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।